Very good evening to all of you. So, ladies and gentlemen, let's start with our chapter number 5, that is natural vegetation. इससे पहले हमने क्लाइमेट पढ़ा है, अब ये नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. एनी डाउट, डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और कमेंट डाउन एनीथिंग यू कैन डू. तो स्टार्ट करते हैं. तो हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट पिकनिक वगैरह गए होंगे. ठीक है, यू माइट हैव श्योरली गॉन टू अ पार्क इफ यू लिव इन अ सिटी. मैंगो मतलब अगर गांव में रहते हो तो आप आम तोड़ने, अमरूद तोड़ने वगैरह गांव वहाँ गए होंगे. कहाँ पे? आपके ऑर्चर्ड वगैरह मतलब जो भी उद्यान वगैरह होते हैं. ठीक, तो भाई बता रहा है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और प्लांटेड वेजिटेशन क्या होता है. ठीक, द सेम वेराइटी में बी फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन द फॉरेस्ट में भी हो सकती है. अच्छा, तो जो वैरायटी हमारी जंगल में होती है, नेचुरल कंडीशन में पैदा होती है, बड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल. एंड द सेम ट्री जो प्लांटेड होता है किसी के गार्डन में, वो होता है किसी ह्यूमन से ऊपर, जैसे कि हम अपने घरों में जो लगाते हैं, तो वो होता है हमारा सॉरी, कैसा हमारा आर्टिफिशियल वाला काइंड ऑफ जो हम उसको बोलते हैं, वो नेचुरल नहीं है. ठीक, तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी जो क्या होता है, दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो ओवर अ लॉन्ग टाइम तक, एंड सो एज टू अलाउ its individual species to adjust themselves to climate and soil के regardingly conditions as fully as जितना हो सके वो अपने आप ही adjust करेगी खुद को. तो India is a land of great variety of natural vegetation. Okay, Himalayan heights are marked with temperate vegetation. आपको पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर के नीचे जितना भी हमारा सब लाइक ट्रॉपिकल में आता है, उसके ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल, और फिर हमारा जो हिमालयन पे आ जाते हैं हाइट पे, तो हमारा टेम्परेट वेजिटेशन हो जाता है. ठीक, इसको ई कोई अपन आपको क्लासिफिकेशन में था, उसमें ई टुंड्रा प्लेस के ना टेम्परेट वाला. तो द वेस्टर्न घाट्स हमारे हो गए, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे हैं. डेल्टिक रीजन्स हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स वगैरह है वहाँ पे. ठीक है, जो डेजर्ट हमारा और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान वगैरह के है ना, उनको बोलते हैं कैक्टी, या फिर वाइड वैरायटी ऑफ बुशेस, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं. एंड थॉर्न यानी कि कांटेदार वेजिटेशन है. कांटे क्यों होते हैं? उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि पत्तियों से पानी ज़्यादा इवोपरेट होता है, पानी ज़्यादा वाष्पित होता है. जब वो कांटे बन जाते हैं तो क्या इवोपरेट करोगे, पानी नहीं दिखाई देगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट, ठीक, एंड द सॉइल, द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, बदलती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर सच एज प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप, क्लाइमेट, रीजन, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू इन पांच में: ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न, मोंटेना फॉरेस्ट, लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट, और दो तीन और हैं, आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा हूँ. ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, तो इसमें और बांटते हैं. ठीक, तो अब बात करते हैं एक एक की. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन की. अच्छा सॉरी, वही पांच थे, उसमें पहला ये. ठीक, तो ये क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में होंगे. सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में. ठीक, वार्म है इसलिए बरसात ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी. विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी. ठीक है, एंड उनका मीन एनुअल टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड होते हैं, एंड आर कवर्ड विद बहुत सारी झाड़ियाँ एंड क्रीपर्स विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज, बहुत छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, followed by a tall variety of trees भी होते हैं. एंड इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर से ऊपर भी पहुंच जाते हैं इनकी हाइट. एंड देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू, मतलब यहाँ पे पत्तियां नहीं गिराते हैं यहाँ के ट्रॉपिकल वाले. ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन खत्म ही नहीं होता. सो एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द, पूरे साल ग्रीन दिखते हैं. स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, ये इंपॉर्टेंट है, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी. ये कहाँ मिलते हैं आपको? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिलते हैं. ठीक, नेक्स्ट इसी में था तो सेमी एवरग्रीन है ना. ये फॉरेस्ट फाउंड होता है इन द लेस रेनी, यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से थोड़ी कम होती है. ठीक है, तो सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का. ठीक है, so the undergoing climbers provide an evergreen character to these forest. Main species are white kedar, ये लिख लो, white kedar, hollow, quail. अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो लाइन है ना, इससे नीचे का वाला एरिया आ जाएगा हमारा ट्रॉपिकल. इससे थोड़ा ऊपर तक जाओगे, मतलब हाइट पे नहीं, ऊपर तक, उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिक्स.
अगर आप हाइट पे चले गए पोल वगैरह पे तो उसको बोलेंगे टेम्परेट। So the British were aware of the economic value of the forest in India, hence large scale exploitation of these forests was started। उन्होंने कर दिया था क्योंकि उनको उनकी हमारे यहाँ के जंगलों की वैल्यू पता लग गई थी। So the structure of forest was also change हो गए थे। The oak forest, ठीक है, जो गढ़वाल रीजन में है और कुमाऊं रीजन में, वर रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस हटा दिया गया भाई पाइन जो चीड़ आज की डेट में है ना, उनसे हटा दिया गया था किसको, ओक को। विच वॉज नीडेड टू ले रेलवे, क्योंकि पाइन होते लंबे लंबे, ठीक है, लंबे लंबे पेड़ों को उगाते थे, उनको काटते थे और बड़े लंबी लंबी पटरियां बना देते थे इन्हीं को, ठीक है, रेलवे लाइन उस टाइम पे बना रहे थे ना वो। तो फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, ठीक है, उस टाइम उन्होंने चाय रबड़ और कॉफी की खेती की तो इसलिए जंगल हटा दिए गए। सो द ब्रिटिश ऑल्सो यूज्ड टिम्बर। टिम्बर क्या है पता है? टिम्बर एक लकड़ी होती है जो हीट की हीटिंग के अनुकूल नहीं होती है, इंसुलेटर होती है बोल सकते हो आप, ठीक है, ये गर्म गर्दन नहीं होती जैसे जो हमारे हंसिया वगैरह लगी होती है ना, हंसिया या फिर तवा वगैरह रोटी वाला तवा होता है उसमें लगी होती है ना लकड़ी, टिम्बर की होती है, ठीक, टिम्बर काइंड ऑफ लकड़ी होती है। सो फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, टिम्बर एक क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह एक्ट करती है। सो द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज दस रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल यूज। मैं आपको अगर आपको शॉर्ट में इधर बता दूं ना, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल दो टाइप होते हैं देखो, एवरग्रीन नहीं इसमें, एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन इधर, और एक होता है हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन ठीक, एवरग्रीन है ना, यहाँ पे क्या आएगा, बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक, पेड़ बड़े बड़े होंगे, बारिश ज्यादा है तो पेड़ बड़े बड़े होंगे, ठीक। इसके एग्जाम्पल आप लिख लो, बस एग्जाम्पल पूछता है रोजवुड आपको पहले पता है, महोगनी, एनी एंड इवोनी, ठीक, इसके ये हो गए। सेमी एवरग्रीन हमारे अच्छा, इसमें चिंचौना भी होता है, ठीक है, चिंचौना और रबड़। तो सेमी एवरग्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे वाइट केदार, ये आप अलग से लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट और कुछ भी है नहीं, अलग से मतलब जो नोट्स आप बना रहे हो उसी में ऐड करना है आपने, एंड केल, ठीक, ये सब यहाँ पे मिलेंगे, गॉट इट। तो यही था हमारा ट्रॉपिकल के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया के हैं, ठीक, सबसे ज्यादा फैले हुए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं मानसून फॉरेस्ट, और हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसूनल क्लाइमेट है, ठीक। सो दे स्प्रेड ओवर रीजन्स व्हिच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 2, इनकी रेनफॉल कम हो जाती है, बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर को मतलब बारिश मिलती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड को। तो द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस इन द रीजन जहाँ पे रिकॉर्ड रेनफॉल कितनी होती है, 100 से 2 सेंटीमीटर होती है, उसको बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट मतलब उसमें मॉइस्ट रहता है। अब मॉइस्ट कहाँ रहेगा, जहाँ बारिश बरसेगा, तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश बरसता है उसको बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मिलेंगे, अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा। इसके एग्जांपल हैं टीक, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सीमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है हमारे, ये सारे यहाँ तक मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा ड्राई डेसिडियस, यहाँ पे ड्राई है ना, मतलब है कि पानी कम होगा, तो ये वो जगह होती है जहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर, उधर 100 से 200 है और ये 70 टू 100 सेंटीमीटर। तो ऑन द बेटर मार्जिन अगर बात करें तो इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडियस, जबकि ऑन द ड्रायर मार्जिन टू दो थॉर्न, मतलब सूखों में थॉर्न बन जाती है और गीलों में ये मॉइस्ट डेसिडियस वाले काम करती है। So these forests are found in rainier areas of peninsula, जहाँ पे बरसात होती है वहाँ मिलती है, ठीक है। And the plains of यूपी बिहार, ठीक, and in the higher rainfall regions of peninsula plateau मिलता है, प्रायद्वीप पठार के हायर रीजन्स में, ठीक, and north इंडिया के प्लेन में मिलता है। So these forests have a park land landscape
with open stretches in which teak other trees intersect करते हैं with patches of grass are common as the dry season begins। शुरू होती है जब, तो ट्री अपनी पूरी सारी जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एंड फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ जंगल ग्रासलैंड विद नेक्ड ट्रीज, ऐसा लगता है पेड़ों के कपड़े उतार दिए गए हों। ठीक, तो उसकी वेराइटीज हैं तेंदू, पलास, अमलतस, बेल, खैर और एक्सलवुड। ये एक्सलवुड इधर है, नीचे हमारा कौन सा सैंडलवुड था, ठीक है, और ऊपर ये हमारा रोजवुड है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग की वजह से। ठीक, अगर मैं आपको इधर डिस्क्राइब करूँ उसको, तो जो हमारा दूसरा है कल दूसरा लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, ये दो टाइप में है, एक टाइप में मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक, और एक टाइप में ड्राई है। तो मॉइस्चर ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ रेनफॉल कितनी होगी 100 से 200 सेंटीमीटर की। गॉट इट। और ये कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेगा, उड़ीसा वगैरह मिलेगा। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो टीक, ये लिख लो आप अलग से भी, सॉल, यही आपने पढ़ना, ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, सीसम, ठीक, बांस, बैम्बू वगैरह, आंवला, ठीक, महुआ, शॉल, इसका है सैंडलवुड, ये ध्यान रखना, खैर, कुसुम, अर्जुन, ठीक, मलबरी, ये आपके मॉइस्ट डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस है जहाँ पे रेनफॉल कितनी है 100 से, सॉरी 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसके एग्जांपल की बात करूं तो पलास, अमलतस, बेल, खैर और एक्सल वुड। अच्छा, पता है मैंने आपको ये एक्सल वुड और मल सॉरी सैंडलवुड को याद करने की ट्रिक बनाई थी अपने आप, कि मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसमें तेंदू भी होता है। तो वो ट्रिक ये थी कि ड्राई है, ड्राई में एक्सल वुड, जो हमारी कुल्हाड़ी होती है ना, वो ड्राई होती है जनरली। एक्सल मतलब एक्स, तो कुल्हाड़ी, ठीक है, गीली कुल्हाड़ी से हम काटते हैं ना, सूखी कुल्हाड़ी से हम पेड़ पौधे लकड़ी वगैरह काटते हैं। और सैंडलवुड, अब सैंडल मैंने ऐसे बनाया कि सैंडल हमारे उसमें चिपक गया मिट्टी में, और मिट्टी कैसी होगी उसके लिए मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, उसी में चिपकेगा, तो बस मॉइस्ट ऐसे बनाया था। और बचा हुआ रोजवुड, तो आपको पता ही है रोज गुलाब कहाँ खिलते हैं, हमेशा खिलते रहते हैं। ठीक है, तो रोजवुड ट्रॉपिकल उसमें हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, बस। नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अगर इन द एरिया जहाँ पे रिसीव रेनफॉल 50 सेंटीमीटर, जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे होंगे। दीज कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस, और श्रब्स वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और इंक्लूड होता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी। ठीक, और इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन्स लीफलेस पूरे साल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर तक, एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन का एक एग्जांपल देते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज की हैं कि भाई बबूल, बेर, वाइल्ड डेट यानी खजूर, खैर, नीम, खजड़ी, पलाश, यही पढ़ लो और कुछ नहीं। टसोई ग्रास ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एज इन द अंडर ग्रोथ। टसोकी ग्रास, ये ध्यान रखना, टसोकी ग्रास कहाँ होती है, हमारी इसी वेजिटेशन में होती है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक, अब माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जंगल पहाड़ वाली बात करें तो माउंटेनियस एरिया में मिलते हैं ये। डिक्रीज इन टेम्परेचर, आपको पता है एल्टीट्यूड जैसे आप मतलब हाइट पे जाओगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो टाइप में, एक नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब दोनों के बारे में बात करते हैं एक करके। तो सबसे लोग बात करते हैं नदर्न वाले की। सो द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। ठीक, नीचे से ये यहाँ से ऐसे ना हमारा ये, तो ये अगर यहाँ से बात करें तो ये ट्रॉपिकल हो गया और ऊपर टुंड्रा। तो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा हमारा क्या है, हिमालयन वाला है। ठीक,
विद चेंज इन विद द एल्टीट्यूड, आपकी हाइट चेंज होती रहती है। सो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आर फाउंड इन द फुट हिल्स, हिमालय के जो फुट हिल्स निचले इलाके हैं वहां पे मिलेंगे आपको। कैसे? डेसिडियस फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इट इज सक्सीड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ, अब वेट टेम्परेट कहाँ मिलेंगे? गीले वाले। इससे ऊपर जब आप बढ़ोगे तो फॉरेस्ट बिटवीन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 टू 2000 मीटर, अब आप 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो आपको मिलेंगे वेट टेम्परेट वाले। टेम्परेट होगा लेकिन वेट होगा, क्यों? वहां पे मॉइस्चर होगा। अगर एकदम आप टेम्परेट में चले गए, ठीक है, तो वहां पे वेट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, पानी बर्फ बन चुका होगा। सो इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, ये क्या है? एवरग्रीन चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं यहाँ पे, ठीक, जिनका नाम है ओक, चेस्टनट, ये यहाँ पे प्रीडोमिनेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। अब बिटवीन 1500 से 1750 जो कि वेट टेम्परेट वाली आ रहा है, यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट में मिलते हैं, और ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन, एंड विद चीड़ पाइन एज अ वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री है ये। देवदार एक हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है जो ग्रो होती है मेनली इन द हिमालय के वेस्टर्न रेंज, हिमालय रेंज के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक। यही है फैक्ट जो लिखता रहा हूँ, इसमें बहुत फैक्ट है। देवदार एक ड्यूरेबल वुड है, मेनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में होती है, ये भी होती है। सिमिलरली द चिनार एंड द वॉलनट जो सस्टेन करती है फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स को, वो भी मिलती है। सो ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर एट altitude of 2225 से 3048 मीटर पे। तो at many places in this zone temperate grasslands are also found, ठीक। but in the higher reaches there is a transition to alpine forest and pastures, silver firs, junipers, pines, birch, rhododendrons etc, ये कहाँ मिलते हैं आपको? यहीं पे मिलेंगे, occur between 3000 से 4000 मीटर। हालांकि these pastures are used extensively for transhumance by tribes like the गुज्जर, गुज्जर कहाँ मिलेंगे आपको? बकड़वाल्स, बकड़वाल तो जम्मू कश्मीर मिलेंगे, गुज्जर आई थिंक हिमाचल मिलेंगे, भोटिया ये उत्तराखंड में मिलेगी आपको, और गड्डीज भी हिमाचल मिलेगी। सो द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज कैरी अ थिकर वेजिटेशन, हिमालय का जो सदर्न टॉप है वहाँ पे घनी आबादी है, ठीक, आपको पता ही वेजिटेशन है, वेजिटेशन की पेड़ पौधे घने रहेंगे नीचे, कवर करते हैं बिकॉज ऑफ अ रिलेटिवली हायर परसेंट, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। देन द ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, ऊपर वाला है वो सूखा रहता है। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड जहाँ पर सूखा रहता है वहाँ पर मोसेस मिलते हैं, लाइकेंस मिलते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टुंड्रा वेजिटेशन ऊपर मिलती है, वहाँ पे मिलते हैं हमारे मोसेस एंड लाइकेंस। ये क्वेश्चन भी है पीवाई की, टुंड्रा वेजिटेशन में लाइकेन मिलता है, लाइकेन फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन, बस। ठीक, मोंटेन फॉरेस्ट इस टाइप होते हैं, अब देखो दिखाता हूँ ये। सो द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इंक्लूड द फॉरेस्ट इन 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, एक विंध्या हो गया, और हमारा नास नीचे नीलगिरी हो गया। इसकी हाईएस्ट पीक पता है, आपको बताई थी ना लास्ट वीडियो में, आपको याद होगी, रिवाइज करा देता हूँ, डोडा बेट्टा। वेस्टर्न घाट क्या है? अनामलाई, है ना। हाँ जी, तो विंध्या की भी एक हाईएस्ट पीक है, आपको बताया था ना पिछली क्लास में, बोला था अगले बताना। तो इसकी होती है हमारी सद्भावना शिखर, ठीक, इसकी हमारी सद्भावना शिखर। So as they are closer to the tropics and only 1500 मीटर above the sea level, so vegetation and temperate in the higher regions होती है, and सब tropical होती है उसके lower regions में। किसके? वेस्टर्न घाट, स्पेशली इन द केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, और इन्हीं 3 स्टेट में तो हमारी नीलगिरी हिल्स, ठीक। तो द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास, ये देखो आया था ना क्वेश्चन क्लियर। सोलास नीलगिरी में फाउंड होते हैं, सोलास इन नीलगिरी, यही पीवाई क्यू था, सीटीएस या सीएपीएफ का था। अनामलाई एंड पलानी हिल्स, ये सोलास की भी मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट का पार्ट है। तो सम ऑफ द अदर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के इंक्लूड मंगोलिया, लॉरल, चिंचोना, बैटल, एंड सच फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा और मेघालय रेंज, माने पेनिनसुलर प्लेटू में, ठीक, खत्म। नेक्स्ट हमारा लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तो बात करते हैं। तो इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स, ठीक,
लगभग 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरियाज अंडर पैडी कल्टीवेशन, धान की कल्टीवेशन होती है। एंड द टोटल एरिया ऑफ वेट लैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स। दो साइड्स हैं, एक चिल्का लेक उड़ीसा वाली और केला देश असम भरतपुर वाला, ठीक। आर प्रोटेक्टेड एज वाटरफॉल हैबिट्स हैबिटेट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। और रामसर एक प्लेस है जहाँ, कहाँ है, ईरान में है। स्टार्ट हुआ था 1971 से, ठीक। एक कन्वेंशन क्या होता है? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट है अमंग मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा उसको बोलेंगे कन्वेंशन हुआ है। सो द कंट्रीज वेटलैंड्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज में हुए हैं। एक क्या है? रिजर्वायर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन साउथ टुगेदर विद द लगून्स और अदर वेटलैंड्स ऑफ साउथ साउथर्न वेस्ट कोस्ट में जो भी हमारे लेगून्स हैं और हमारे साउथ के जो वेस्ट कोस्ट हैं उनको एक कैटेगरी मिली है। दूसरी की है कि वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। तीसरा है कि फ्रेश वाटर लेक रिजर्वायर फ्रॉम गुजरात से लेकर के राजस्थान तक की, इसमें हमारी केलादेव नेशनल पार्क और एमपी भी आया, एमपी तक। फोर्थ है हमारा द डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून्स ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट, जैसे कि हमारा चिल्का लेक हो गया, ठीक। पांचवा हमारा द फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ द गैंगेटिक प्लेन। छठा है द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड मार्शेस एंड स्वैम्स इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और हिमालय फुटहिल्स, ठीक। सातवां है हमारा द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। और लास्ट है हमारा द मंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ आइलैंड आर्क्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक। तो मैंग्रोव ग्रो along the coast and the salt marshes, tidal creeks, mud flats and estuaries। ये सब पता क्या देखा है? ये कन्वेंशन वाला बता रखा है उन्होंने, ठीक है, कि 8 कैटेगरीज में किया उन्होंने कंट्रीज वेटलैंड को। जितनी वेटलैंड हमारा 8 कैटेगरी है, तो यही सारी 8 कैटेगरी है जहाँ पे इन्होंने बांटा है, ठीक है, कि अगर किसी जगह पे ये चीजें हुई तो हम उसको बताएंगे वो वेटलैंड है। तो दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे मैंग्रोव्स की, ठीक है। सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज क्यों होगी? क्योंकि भाई मैंग्रोव्स कहाँ होंगे? जहाँ पे समंदर का पानी थोड़ा टच कर रहा होगा और वहाँ पे उस समुद्र का पानी आपको पता है सॉल्ट होता है, तो जो भी स्पीसीज सॉल्ट को टॉलरेट कर लेगी वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, ठीक। सो यही बता रहा है। सो crisscrossed by creeks of stagnant water and tidal flows, these forests give shelter to a wide variety of birds। And in India, mangrove forests are spread over this much kilometer, which is 7% of the world's mangrove forest है इंडिया में, ठीक। They are highly developed in the Andaman Nicobar में, आपको पता ही है, and Sundarbans of West Bengal। Other areas of significance are the महानदी गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टाज में है, एंड दीज फॉरेस्ट भी हैं वहां पर, आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन द हैंड्स एंड नीड कंजर्वेशन। ये ऐसे होते हैं, देखो ये नीचे दिख रहा है आपको, इनकी जड़ें होती हैं ऊपर दिखने लगती हैं, ठीक। अब फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिकॉर्ड्स द फॉरेस्ट एरिया कवर्स 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेस्ट एरिया एंड द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो द फॉरेस्ट एरिया क्या है? एरिया है जो नोटिफाइड हुआ है एंड रिकॉर्डेड हुआ है एज द फॉरेस्ट लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रीज। जबकि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होता है? ये वो एरिया होता है जो ऑक्यूपाई होता है बाई फॉरेस्ट विद कैनोपी। जहाँ पे कैनोपी फॉरेस्ट होंगे वो बोला हमारा जाएगा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, पुराना वाला है रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, जबकि अभी वाला जो है नया इज बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट्स की इमेजरीज पे। सो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया में कितना है? 21.67%, जबकि कितना चाहिए हमें? 33% चाहिए। So the share of dense and open forest are 12.41 and 9.26% respectively, ठीक है। तो both forest area and forest cover vary from state to state। जैसे कि लक्षद्वीप है 0% फॉरेस्ट एरिया, लक्षद्वीप में फॉरेस्ट नहीं है, जीरो है। क्यों? क्योंकि वो कोरल आइलैंड है, कोरल से बना हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव 86.93%, इसमें है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद ये किससे बना हुआ है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि जो हिमालय हमारा ऊपर से आता है ना ऐसे, तो जो साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ता है
और वो बताया जा रहा है कि वही है उसका उठा हुआ पोर्शन जो हमारे उसमें अंडमान निकोबार के रूप में हमें मिलता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद लेस देन 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया लाई इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ठीक, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, स्टेट विद 10 से 20% फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे है वहाँ वो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। प्रायद्वीप के पठार में बात करें तो मिला लो अगर हम तमिलनाडु को, दादरा और नगर हवेली को और गोवा को, तो द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज 20 से 30%। एक्सक्लूड कर दो, सॉरी मिलाना नहीं है, हटाना है इन तीनों को। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर देन 30% ऑफ द लैंड अंडर फॉरेस्ट। हिल टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर अ फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए। हमें क्या चाहिए, फॉरेस्ट ग्रोथ चाहिए ज़्यादा, तो हिल की टोपोग्राफी जो भी होती है और वहाँ पे हैवी रेनफॉल चाहिए। So there is a lot of variation in actual forest cover which ranges from this much जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार आइलैंड तक। ठीक है, तो सब देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वही दे रखा है कि उन्होंने मार्क रखा है कि द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन 40% है, मीडियम कंसंट्रेशन वाला जंगल कितना है 20 से 40। ठीक है, 10 से 20% लो कंसंट्रेशन और वेरी लो में अंडर 10। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो वही सब है, फॉरेस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप विद लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो क्या क्या करना चाहिए यही सब बता रखा है। तो एक हमारी adopted a forest policy 1952 में आई थी which was further modified in 1988 according to the new forest policy। क्या बताया गया था, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand करेगी forest reserve को on one hand and to meet the needs of the local people on दूसरी साइड में। तो उसका एम क्या था, नंबर एक 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा अंडर फॉरेस्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मेंटेन होगी इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा। ठीक, ठीक है, एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब जहाँ पे हुआ था। तीसरा होगा, कंजर्व किया जाएगा नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को और उसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उसके जेनेटिक पूल्स को। चौथा होगा, सॉइल इरोजन को चेक किया जाएगा। ठीक, डेजर्ट को बढ़ाया जाएगा, डेजर्ट लैंड, और रिडक्शन किया जाएगा फ्लड्स और ड्रॉट्स को। ठीक, पांचवा था कि इंक्रीज किया जाएगा भाई फॉरेस्ट कवर को, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री हो या पेड़ लगाने से हो या फिर ऑन डिग्रेडेड लैंड पर पेड़ लगाओ। छठा था भाई, इंक्रीज किया जाएगा द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर, फ्यूल, fodder and food available to rural population dependent on forest and उनको encourage किया जाएगा the substitution of wood। ठीक है, कि लकड़ी के अलावा जो भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो वो करो। सातवां, creating of a massive people's movement involving women to encourage planting of trees, stop felling of trees and thus ये सब बेसिक चीज आपको पता होंगी। ठीक है, पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें। सीधे हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये क्या दे रखा है यहाँ पे। सोशल फॉरेस्ट्री वही है कि भाई मैनेजमेंट होगा सोशल के द्वारा। रूरल डेवलपमेंट नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था 1976, उसने क्लासीफाई किया था सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज, अर्बन, रूरल और फार्म फॉरेस्ट्री, 3 तरीके से। तो अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है, ये पर्टेन करती है हमारा रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन लैंड्स पे इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स, जैसे कि ग्रीन बेल्ट्स हो गए, पार्क्स हो गए, रोड साइड एवेन्यूज, इन सब में। दूसरा हमारा रूरल फॉरेस्ट्री, आपको पता ही है जो एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी पे बात करेगी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे। तीसरा हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री जो कि है रेजिंग ऑफ ट्रीज को बढ़ाओ एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स में लगाओ ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द बेस्ड पैचेस। इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री, मतलब जैसे हम गांव में खेती करते हैं ना ऐसे, तो बीच में जो जगह रहेगी बताते हैं यहाँ पे आप पेड़ लगाओ। इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर दस अल्टरिंग द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक चीज आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। फार्म फॉरेस्ट्री वही है, पूरा बगीचा लगाओ, ठीक, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करो। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया, so you would have visited a zoo and may have seen, इसी में खत्म करते हैं 29 मिनट्स में, 10-15 मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो जंगल वगैरह में देखा होगा, सॉरी तो चिड़िया वगैरह आपने देखा होंगे, जानवर वगैरह। ठीक, तो इट इज एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5% ऑफ ऑल नॉन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। ठीक, द मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम है which this country has preserved and support किया है through the ages. Over the years their habitat has been destroyed by human वगैरह वगैरह। तो ये बता रहा है कि some of the important reason of the declining of wildlife, कि हमारे यहाँ जो जंगली जानवर है ना इनकी कमी कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं इन रीजन्स की।
नंबर एक है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ठीक, जिससे हमारे बैल वगैरह का यूज हम नहीं करते आजकल। दूसरा है मोर एंड मोर लैंड्स वर क्लियर, जंगल साफ कर दिए गए, ह्यूमन सेटलमेंट वहां बन गए, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तीसरा था वो प्रेशर बढ़ गया था जंगलों पे, ठीक लोग घास और लकड़ी वगैरह लेने के लिए चले जाते थे जंगल में, ठीक है, तो उन्होंने खत्म कर दिया। चौथा ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल, अब डोमेस्टिक कैटल वहाँ पे जाके लाइक ग्रेज मतलब चारा चर रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और अदर चीज़ों पे इफेक्ट हुआ इससे। हंटिंग को हंटिंग एज अ स्पोर्ट यूज किया लोगों ने, मारा लोग जानवरों को। एंड इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था रिसेंटली थोड़े दिन कुछ साल पहले। एंड इट इज बीइंग फेल्ट दैट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द नेशनल एज वेल एज द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं। पंचतंत्र एक बुक है, किसने लिखी है, आपको पढ़ाया मैंने हिस्ट्री में, ये विष्णु शर्मा में लिखी है। और एक जंगल बुक है, ये लिखी है हमारे रुडयार्ड किपलिंग ने, जिसके ऊपर मूवी बनी है ना, रुडयार्ड किपलिंग। 1972 में एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट आया हुआ था, ठीक है, तो बीच जिसने प्रोवाइड किया था मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो उसके दो ऑब्जेक्टिव थे, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द endangered स्पीसीज, listed in the schedule of the act, and to provide legal support to the conservation areas of the country classified as national parks वगैरह वगैरह। एंड दिस एक्ट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड हुआ था 1991 में, मेकिंग पनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट एंड हैज आल्सो मेड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज एंड कंजर्वेशन ऑफ endangered स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे बढ़ने की देयर आर 101 नेशनल पार्क्स एंड 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री। So wildlife conservation has a very large embedded with unbounded potential for the well-being of humankind. हालांकि this can be achieved only when every individual, ठीक है, for the purpose of ठीक 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 ठीक। यहाँ से पढ़ रहे प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, बस। प्रोजेक्ट टाइगर का क्या एम था कि टाइगर को बचाओ, सेम प्रोजेक्ट एलिफेंट का क्या एम था कि एलिफेंट्स को बचाओ। कैसे बचाओगे वो सब देख लो। अभी टाइगर्स की पॉपुलेशन किसने डबल की है, एक स्टेट हमारा आंध्रा, उसमें एक हमारा कौन सा टाइगर रिजर्व बताओ जिसने टाइगर पॉपुलेशन डबल की है, और कंट्री तो नेपाल है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट थे ना, ये सब चल रहे थे। खुल जाओ। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ऑफ अ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनेस्को के द्वारा, ठीक। अभी हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बता दूं यहीं पे, यूनेस्को एंड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। सो द बायोस्फीयर रिजर्व एम करता है अचीविंग द थ्री ऑब्जेक्टिव्स। अब वो देखते हैं तीन ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर एक कंजर्वेशन, किस चीज का, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, बस ये पूछेगा। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया में, ठीक, और उनका एम है अचीविंग थ्री ऑब्जेक्टिव्स। ये तीन जो ऑब्जेक्टिव है, एक, दो, तीन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या है कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में यूज होगा। डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद द डेवलपमेंट, ठीक, ये तीन ऑब्जेक्टिव है। CDL, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स, बस। 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है बस वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे नाम दे रखा है और कौन से स्टेट है वो आप देख लो बस। इसको खोलने दो। तो ये 18 है, ये आप मतलब अपने फिंगर पर रख लो। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो तो हमारा नीलगिरी था, ठीक। ये कहाँ है हमारा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों के बॉर्डर पे है। अब इसके अंदर बहुत सारे वो भी आ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे टाइगर रिजर्व भी आ सकता है, ठीक है, हमारे और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती हैं। तो जैसे पार्ट ऑफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोले, बांदीपुरा, मट्टूमलाई, न्यूलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा टाइगर रिजर्व हो गया,
ठीक, यही सब है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो बहुत सारा मिलकर बायोस्फीयर रीजन सबसे बड़ा होता है। ठीक, सॉरी। दूसरा नीलगिरी पहला हमारा कहाँ हो गया पता आपको, नंदा देवी दूसरा हमारा कहाँ, उत्तराखंड में है बस। तीसरा नोकरेक जो है हमारा मेघालय में है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक, मानस असम में है आपको पता है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में आपको पता ही है, गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में। ठीक, अब मैंने गल्फ और स्ट्रेट में एक डिफरेंस बताया था, याद है आपको, गल्फ बताया था जो नेचुरली फॉर्म होती है, स्ट्रेट क्या होता है, नेचुरली हो सकता है फिर आर्टिफिशियली बनाई भी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा क्या बताया था कि गल्फ एक ओशन बॉडी को एक लाइक लैंड बॉडी से कनेक्ट करता है, जबकि स्ट्रेट क्या करता है, एक पतला होता है, चौड़ा नहीं होता ज्यादा तो उसमें, और स्ट्रेट क्या करता है हमारा दो हमारे जो भी नैरो वाटर बॉडीज होते हैं ना उनको सेपरेट करता है। ठीक, फिर हमारा ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सैखोवा ये असम में है, दिहंग और दिबंग ये अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है। दिहंग नाम ब्रह्मपुत्र का ही भी है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, और दिहंग नाम कहाँ पड़ता है, अरुणाचल में पड़ता है, वही है ये। पंचमढ़ी एमपी में आपको पता है, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक, अगस्तमलाई बिल्कुल नहीं भूलना, केरला में ये। अच्छन कमार और अमरकंटक ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक, और एमपी के डिस्ट्रिक्ट, कच्छ तो गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्रा में है, और पन्ना एमपी में। खत्म। यही था, ये उन्होंने दे रखा है कौन कौन से कहाँ पे वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखा है दो तीन के बारे में। तो जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर का फैक्ट क्या दे रखा है कि ये जो है ये है फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में, पहला ये जो 1986 में बना था। इट एम्ब्रेस द सेंचुरी कॉम्प्लेक्स ऑफ, इन सबको मिला के बनता है, ये सब ऊपर दे ही रखा था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर में क्या क्या जंगल मतलब जानवर मिलते हैं, एनिमल स्पीसीज मिलती हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, नीलगिरी दहाड़ वगैरह, लाइन टेल्ड मकाले मकाके। ठीक है, लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन वाले जानवर जो हैं, एक है हमारा नीलगिरी ताहार, और दूसरा है लाइन टेल्ड मकाके, ये यहीं मिलते हैं। तो द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौड़, सांबर, चीतल वगैरह वगैरह ये यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, द हैबिटेट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रिमार्केबल फॉर देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ हार्मोनियस यूज ऑफ द के लिए। तो ये हमारा ये हो गया खत्म। नंदा देवी के बारे में ऐसे ही बता रखा है थोड़ा बहुत जो हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली। ठीक है, तो द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ द रिजर्व, ठीक है, ऑर्चिड्स, ललित फोर, ये बेसिक चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के डिटेल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कहाँ पे है बस। रोडोडेंड्रन द बायोस्फीयर रिजर्व हैज अ रिच फौना वगैरह मिलता है वहाँ पे, सब बायोस्फीयर मिलेगा ही है, रिच बनी होगा तो कहाँ होगा यार। और सुंदरवन के बारे में किसको नहीं पता यार, स्वयं डेल्टा है, रिवर गंगा और वेस्ट बंगाल में, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम से जो गिरती है तो बनाती है डेल्टा। ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह इसमें मिलते हैं। द टेंगल्ड मास ऑफ रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज, उनकी जो जड़ें हैं बाहर निकली रहती हैं, उनको क्या सेफ होम्स फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम फिश टू श्रिम्प। ठीक है, अडाप्टिंग इटसेल्फ टू द सलाइन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, वहाँ के जो टाइगर होते हैं एट द पार्क और गुड स्विमर, अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए वो हैंड कर लाते हैं। ठीक है, चीतल डेयर वाकिंग डियर सबको मार देते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फॉर अ मैराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव with estuaries, beaches, forest of the nearest environmental sea grasses वगैरह, coral reefs यहाँ मिलते हैं, salt marshes and mangroves वगैरह। So among the Gulf 3600 plant and animal species are the globally endangered में है। डुगोंग, ये डुगोंग यानी कि सी मतलब समुद्री समुद्री काव है, गाय, उसके बारे में उसको डुगोंग बोलते हैं, उसके बारे में बता रखा है। And besides 6 mangrove species endemic to Peninsula India are also endangered, ये भी endangered है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि सैंडलवुड आपको बताया था, सैंडलवुड मिट्टी चिपक जाएगी यानी कि मॉइस्ट होना चाहिए, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है, लेकिन मॉइस्ट डेसिडियस, डेसिडियस में स्पेसिफिक कौन सा आता है, मॉइस्ट। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, मेक फिल्म टाइगर नहीं भाई, किल टाइगर नो, ये मतलब बेसिक चीजें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नंदा देवी उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, अभी बताया। हाउ मेनी ऑफ द बेस्ट रिजर्व फॉर इंडिया,
11 हैं यूनेस्को ने अभी तक बताए हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट पॉलिसी। ये हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, एनी डाउट अगेन डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर ओनली, व्हाट्सएप नो कॉल प्लीज। एंड अपना ध्यान रखो, रिवाइज करो चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है ना, इसको आप नोट्स बनाओ और अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना होगा, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन भाई साहब और गारंटी का ही लेगा कोई। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।